नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर, जहां मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11 की मैथ, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 2 संबंध तथा फलन का अध्ययन कर रहे थे। उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास के अंदर हम उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसके द्वारा ये जो पूरा चैप्टर है संबंध तथा फलन वो पूरा हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर हम संबंध तथा फलन की आखिरी क्लास लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी ये क्लास। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास। लगभग सवाल नंबर 6 तक अपने हो गए थे। आज अपने सवाल नंबर 7 से पढ़ना स्टार्ट करना था। सवाल नंबर 7 है हमारे पास कि मान लीजिए कि यदि एफ जी सच दैट आर का आर में रिलेशन है और कहा गया है क्रमशः एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस 1 और जी एक्स बराबर दिया है 2x माइनस 3। कहा है एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ अपॉन जी का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास दिया है रिलेशन आर से आर में और साथ में दिया हुआ है एफ एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस 1 और जी एक्स बराबर दिया है 2x माइनस 3। हमें मान ज्ञात करना है f प्लस जी का, f माइनस जी का और f अपॉन जी का। हमें ज्ञात करना है f प्लस जी, यानी f ऑफ x प्लस g ऑफ x। f ऑफ x कितना दिया है x प्लस 1 और g ऑफ x दिया है 2x माइनस 3। इन दोनों को ऐड करना है। x प्लस 2x ये हो जाएगा अपने पास 3x और 1 और माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस का 2। तो ये अपने वैल्यू आएगी f प्लस जी की। ये वैल्यू किसकी आई? f प्लस जी की वैल्यू आई अपने पास 3x माइनस 2। उसी प्रकार से हमें निकालना है f माइनस जी। अगला निकालना है f माइनस जी, मतलब f ऑफ x माइनस g ऑफ x। f ऑफ x का मान है हमारे पास x प्लस 1 और g ऑफ x का मान है 2x माइनस 3। तो ये हो जाएगा अपने पास x प्लस 1 माइनस 2x और प्लस का 3। ये हो जाएगा माइनस का x प्लस 4, मतलब इसको लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स। ये अपने पास वैल्यू आई f माइनस जी की। ये वैल्यू अपने पास f माइनस जी। अगला निकालना है हमें f अपॉन जी। f अपॉन जी, तो f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x। f ऑफ x कितना है x प्लस 1 और g ऑफ x है अपने पास 2x माइनस 3। अब जब भी अंश और हर में आ जाए तो ये परिभाषित कब होगा? जब इसका कोई मान आएगा। अगर इसका मान अनंत आता है तो वो परिभाषित हो जाएगा, मतलब ये केवल अनंत नहीं आना चाहिए। और अनंत कब आएगा? जब ये जो हर का मान है वो 0 होगा। मतलब अगर इसको परिभाषित करना है तो हमें जो हर का मान है वो 0 नहीं चाहिए। किसी भी स्थिति में ये हर का मान 0 नहीं आना चाहिए। अगर हर का मान 0 नहीं है मतलब अपने जो 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 है, अपने जो 2x माइनस 3 ये कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ये जो 2x माइनस 3 है वो कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। मतलब 2x का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए और x का मान कभी भी 3/2 नहीं आना चाहिए। तब अपने आएगा f ऑफ g, f/g। मतलब f के अंदर g का भाग देंगे तो अपने पास आएगा x प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस 3। यहाँ पर आप x का कोई भी मान ले सकते हैं,
केवल x का मान है वो 3/2 नहीं लेना है, क्योंकि अगर x का मान 3/2 देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 3 - 3 0 हो जाएगा। मतलब हर पूरा का पूरा कितना आ जाएगा 0। और अगर हर 0 आ रहा है तो किसी भी संख्या या चर या अचर के अंदर 0 का भाग देते हैं तो वो पूरा क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। अनंत यानी अपरिभाषित, और हमें ये परिभाषित मान चाहिए, तो ये हर का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो कब शून्य होता है, 3/2 पर। तो यहाँ पर केवल x का मान 3/2 नहीं लेना है, इसके अलावा कोई भी मान ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने f + g का मान आ गया, f - g का मान आ गया और f/g का मान आ गया। ये हो गया अपने नंबर फर्स्ट, ये हो गया नंबर सेकेंड और ये हो गया अपने नंबर थर्ड। तीनों मान हमने निकाल दिए हैं। अगला है, मान लीजिए कि f बराबर है 1 1 2 3 0 -1 -1 3। z से j में फलन दिया है ax + b द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां a b कोई पूर्णांक है। a और b को निर्धारित करना है, मतलब a और b का हमें यहां से मान निकालना है। देखना जो फलन दिया है वो हमें दिया हुआ है जो फलन हमें दिया हुआ है वो किस रूप में है, ax + b के रूप में। किस रूप में दिया है, ax + b में। यहां पर देखना जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की। अब x की वैल्यू पुट करने पर a + b के रूप में कुछ आएगा, अब वो आएगा, वो किसका मान होगा, f(x) का। मतलब इनपुट हमने x की वैल्यू रखी है और आउटपुट के रूप में हमें क्या मिल रहा है, f(x). इसका मतलब x तो अंदर मान रख रहे हैं और जो वैल्यू आ रही है वो पूरी क्या कहलाएगी, f(x). अब जो मान अंदर इनपुट करते हैं वो कहलाता है प्रांत और जो हमें आउटपुट मिलता है वो कहलाता है परिसर। मतलब यहाँ पर x का अंदर जो मान रखेंगे वो प्रांत होगा और f(x) का जो मान आएगा वो क्या होगा, परिसर। देखना हमारे पास फलन दिया हुआ है, f बराबर दिया हुआ है 1 1 2 3 0 -1 और -1 -3। ये हमारे पास f का मान दिया हुआ है। मतलब इसके अंदर ये प्रांत है और ये परिसर है, ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है, प्रांत है, परिसर है, प्रांत है, परिसर है। मतलब आगे वाला जो x का मान है वो प्रांत है और जो पीछे y का मान है वो क्या है, परिसर। मतलब f(x) बराबर ax + b जो लिखा हुआ है f का मान हमारे पास दिया हुआ है 1 1 2 3 0 -1 -1 और -3। मतलब आगे x की वैल्यू है, पीछे y की वैल्यू, आगे बिंब है, पीछे प्रतिबिंब, आगे प्रांत है, पीछे क्या है, परिसर। और जो हमारे पास फलन दिया हुआ है वो लिखा हुआ है ax + b। यानी यहाँ पर x का जो भी मान रखेंगे वो प्रांत है और जो भी वैल्यू आएगी वो f(x) की आएगी वो क्या है, कहलाएगा परिसर। मतलब x की वैल्यू अंदर रख रहे हैं, बिंब है, f(x) की वैल्यू आ रही है, प्रतिबिंब है, अंदर जो वैल्यू रख रहे हैं वो x की है और f(x) के रूप में जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, y। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये किसका मान है, y का है। ये किसका मान है, y का। तो y बराबर हमारे पास दिया हुआ है ax + b। क्या दिया हुआ है, ax + b। यहाँ पर बिंदु है हमारे पास 1, 1। बिंदु 1, 1 से, क्योंकि 1, 1 कहाँ से आया है, ये x का मान है, ये y का। ये मान यहाँ पर रख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर a गुणा 1 + b। तो ये आ जाएगा 1 बराबर a + b। मतलब a + b की वैल्यू कितनी आई, 1। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से 2 और 3 ये प्रांत है और ये परिसर है, ये x का मान है, ये y का। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बिंदु 2, 3 से, बिंदु 2, 3 से y की जगह क्या रख देंगे, 2, a गुणा x की जगह
y की जगह 2 नहीं आएगा, y की जगह कितना आएगा 3, और x की जगह 2 प्लस b, तो ये आएगा 2a प्लस b, मतलब 2a प्लस b का मान कितना आया हमारे पास 3। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। 2 में से 1 घटा सकते हैं, समीकरण 2 में से क्या घटाए 1, समीकरण 2 में से 1 घटाने, समीकरण 2 में से 1 क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। हमारे पास जो समीकरण 2 है उसके अंदर से समीकरण 1 घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b बराबर 3, ये हो जाएगा a प्लस b बराबर 1। घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। 2a माइनस a प्लस b से माइनस b कट गया, 3 माइनस 1 2, मतलब a का मान कितना आया हमारे पास, a का मान आया हमारे पास 2। अब a का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास a प्लस b बराबर 1, a की जगह कितना रखना है 2, तो 2 प्लस b बराबर 1, तो b बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 1 माइनस 2, b का मान आएगा -1, मतलब a का मान आया हमारे पास 2 और b का मान आया हमारे पास -1। इस प्रकार से आप ये दूसरे बिंदु भी ले सकते हैं, जैसे ये x का मान ये y का मान, जैसे 0 और -1 लेते हैं तो x की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा ये पूरा का पूरा 0, और y की जगह -1, मतलब b का मान डायरेक्ट पता चल जाएगा क्या आएगा -1, जो कि हमने यहाँ पर निकाला है। हमने ये पहला और दूसरा बिंदु लिया था, आप चाहे तो डायरेक्ट इस बिंदु की सहायता से b का मान भी निकाल सकते हैं और पहले और तीसरे बिंदु को भी ले सकते हैं। चारों में से कोई 2 बिंदु लेने हैं, और किस प्रकार से लेने हैं कि आगे वाला x का मान पीछे वाला y का मान, आगे वाला बिंब है पीछे वाला प्रतिबिंब है, आगे वाला प्रांत है पीछे वाला परिसर है। इस प्रकार से हमने a और b का मान निकाल दिया है। a बराबर आया हमारे पास 2 और b बराबर आया हमारे पास -1। अगला है हमारे पास रिलेशन दिया है ab सच दैट ab बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तथा a बराबर b स्क्वायर द्वारा परिभाषित n से n में एक संबंध r है। क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? हमें बताना है कौन कौन से कथन सत्य है। या मंजिला कोष्टक बंद कर देना है। हमारे पास रिलेशन दिया है कि r बराबर है अपने पास ab सच दैट ab बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या दिया हुआ है a बराबर b स्क्वायर, ये हमको सवाल में दिया हुआ है, और कहा है n से n में एक संबंध दिया हुआ है। बताना है कि a बिलोंग्स टू r, सभी a बिलोंग्स टू n। पहला सवाल जो मैं कहा है कि a बिलोंग्स टू r आना चाहिए, मतलब हमारे पास जो दिया हुआ है वो है a बराबर b स्क्वायर, a बराबर b स्क्वायर, a बराबर b स्क्वायर। अगर यहां से इसका छायाचित्र बनाने जाए देखना, यहां से अगर a बराबर b स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर इसको हम लिखते हैं a, इसको लिखें a, तो ये क्या आएगा b। अब a का मान कब आएगा जब b का स्क्वायर करेंगे, जैसे b बराबर मैंने रखा 1, b बराबर क्या रखा 1, तो a का मान क्या आएगा b का स्क्वायर करने पर आएगा, मतलब 1 आएगा। अगर b बराबर मैं रखता हूं 2, तो a बराबर क्या आएगा b का स्क्वायर, मतलब 4। अगर b बराबर मैं रखता हूं 3, तो
ए बराबर क्या आएगा 9। अगर बी बराबर मैं रखता हूँ 4 तो ए बराबर क्या आएगा 16 और बी बराबर रखते हैं 5 तो ये आएगा 25। इसी प्रकार से ये आगे चलता रहेगा। मतलब 1 का प्रतिबिंब ये, 4 का 2, 3 का 9, 16 4 25 5। इसी प्रकार से हमारे पास ये आलेख बनेगा। देखना हमारे पास जो तीर आरेख हमने बनाया है इस आधार पर देखना है कि a बराबर बी स्क्वायर दिया हुआ है और कहा गया है कि सभी ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। मतलब जो प्रांत है वही क्या होना चाहिए परिसर, जो x का मान है वही क्या होना चाहिए r का मान, जो x का मान है वही y का मान होना चाहिए। और कहा है सभी a बिलोंग्स टू n, मतलब सारे मान इसके अंदर ऐसे ही आएंगे कि प्रांत और परिसर दोनों एक होंगे। जो प्रांत है वो का वो परिसर है, जो बिंब है वो का वो प्रतिबिंब है। क्या इस प्रकार का संभव है हमारे पास कि एक का प्रतिबिंब एक आ रहा है? चलो ये बात तो सही है कि एक का प्रतिबिंब क्या आ गया एक, मतलब इसके लिए तो बात सही होगी, पहले के लिए बात सही। दूसरा 4 का 2 है, 4 का क्या है 2, 4 का क्या आ गया 2। क्या 4 का प्रतिबिंब 4 आया? 4 का प्रतिबिंब तो 4 नहीं आया। अगर 4 का प्रतिबिंब 4 आता तो हम कहते हैं कि ए है। क्या 9 का प्रतिबिंब 9 आ रहा है? नहीं, 9 का प्रतिबिंब तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। 16 का प्रतिबिंब 4 आ रहा है। 25 का प्रतिबिंब 5 आ रहा है। तो देखने से क्या पता चला कि हमारे पास केवल एक अवयव है एक, जिसका बिंब और प्रतिबिंब समान है, वही बिंब है और उसके जैसा का जैसा क्या बन रहा है प्रतिबिंब। इसके अलावा कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका प्रतिबिंब उसके समान है। केवल एक ही वो अवयव है जिसका प्रतिबिंब उसके खुद के समान है, इसके अलावा किसी का भी प्रतिबिंब खुद के समान नहीं है। तो यहां से ये बात हमारे क्या हो जाएगी असत्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी असत्य। कारण क्या लिखेंगे केवल बिंब एक का प्रतिबिंब केवल बिंब एक का प्रतिबिंब स्वयं के समान है, स्वयं के समान केवल बिंब एक का प्रतिबिंब है वो स्वयं के समान है। इसके अलावा किसी का भी बिंब और प्रतिबिंब आपस में समान नहीं है कि बिंब भी वही है प्रतिबिंब भी वही है, ऐसा कोई भी नहीं है। केवल 1,1 बिलोंग टू आर, केवल 1,1 है उसका संबंध ही इस रिलेशन से है, इसके अलावा किसी का संबंध इस रिलेशन से नहीं है। बाकी सब के लिए जो बिंब और प्रतिबिंब है वो अलग अलग है। अतः ये कथन क्या हो जाएगा असत्य। मतलब 1,1 है उसका संबंध इस रिलेशन से है, बाकी किसी का भी संबंध इस रिलेशन से नहीं है। अगला कहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य यह है कि बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर है। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए बराबर बी स्क्वायर आएगा। ए बराबर क्या आएगा बी स्क्वायर। अगर यदि बी ए बिलोंग्स टू आर हो तो बी बराबर क्या आना चाहिए ए स्क्वायर। बी बराबर क्या आना चाहिए ए स्क्वायर। अगर इसको हल करते हैं, अगर इसको हल करते हैं, हल करने पर ऐसा आता है कि बी बराबर ए स्क्वायर, तो हम कहेंगे कि बी ए का संबंध भी आर से है। जैसे यहां से अगर वैल्यू निकाले तो बी बराबर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए लिख सकते हैं। तो बी बराबर क्या आ जाएगा अंडर का ए। बी बराबर क्या है हमारे पास अंडर का ए, जबकि बी बराबर क्या आना चाहिए था ए स्क्वायर। क्या इसको हल करने पर बी बराबर ए स्क्वायर आया? इसको हल करने पर हमारे पास बी बराबर ए स्क्वायर नहीं आया। बी बराबर तो क्या आया अंडर का ए। अगर बी बराबर ए स्क्वायर आता तो हम कहते हैं कि बी ए बिलोंग्स टू आर। अतः कहेंगे बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर इसको इसके द्वारा समझने जाए तो क्या है कि यहाँ पर हमारा चाहिए बी बराबर ए स्क्वायर। बी बराबर क्या आना चाहिए ए स्क्वायर।
मतलब b बराबर a स्क्वायर, इसके लिए भी सेम वही की वही बात कि जो बिंब और प्रतिबिंब है, बिंब और प्रतिबिंब, उनकी स्थिति हमें बदलनी है। मतलब ये उधर जाना चाहिए और ये कहाँ आना चाहिए, इधर। तो ऐसा कब संभव है, जब a बराबर b स्क्वायर से b बराबर a स्क्वायर का मान आए, कि इसको हल करें और हमारे पास ये आ जाए। तो ऐसा तो कभी संभव नहीं है, क्योंकि यहां से मान निकालने जाएंगे तो b बराबर तो क्या आएगा, अंडर का a, b बराबर कभी भी a स्क्वायर नहीं आएगा, b बराबर कभी भी a स्क्वायर नहीं आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि b a नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि a बराबर b स्क्वायर दिया है, यहां से b का मान निकालेंगे तो हमारे पास अंडर a आएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि b a नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि हमें चाहिए क्या था, ये, लेकिन किसी भी स्थिति में ये आने वाला नहीं है, b बराबर a स्क्वायर आने वाला नहीं है। अगला है कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, का तात्पर्य है कि ए सी बिलोंग टू आर। लिखा हुआ है ए बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब है ए बराबर क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। दूसरा कहा है बी सी बिलोंग टू आर, मतलब बी बराबर क्या होना चाहिए, सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो इन्होंने कहा कि क्या ए सी बिलोंग टू आर होता है क्या, मतलब ए सी बिलोंग टू आर कब होगा, जब आएगा ए बराबर सी स्क्वायर। देखते हैं, इनको हल करने पर अगर हमारे पास ए बराबर सी स्क्वायर आया तो हम कहेंगे कि ए सी बिलोंग टू आर। देखना, ए बराबर बी स्क्वायर लिखा, बी बराबर सी स्क्वायर लिखा, अब बी की जगह सी स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर बी की जगह हम क्या लिखें, सी स्क्वायर, बी है उसकी जगह क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए बराबर बी का स्क्वायर है और बी की जगह हम लिख रहे हैं सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बराबर सी की घात 4, जबकि हमें चाहिए क्या था, ए बराबर सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए सी बिलोंग्स टू आर कब होता, जब ए बराबर सी स्क्वायर आता, लेकिन हमारे पास ए बराबर सी स्क्वायर नहीं आया, ए बराबर सी की घात 4 आई है। अतः हम कहेंगे कि ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर। सवाल नंबर 10, कहा गया है ए बराबर है 1 2 3 4, बी बराबर है 1 5 9 11 15 16 और एफ बराबर दिया है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। ए बराबर दिया है 1 2 3 4 और बी बराबर दिया है 1 5 9 11 15 16 और एफ बराबर दिया है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 4 5 2 11। कहा है निम्नलिखित कथन सत्य है क्या। पहला है कि एफ ए से बी में एक संबंध है, कहा है कि ए से बी में क्या है, संबंध। अब युग्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, युग्म, जहां पर इसको ए बी के रूप में लिखा जाएगा तो पहले का संबंध किससे है, ए से, दूसरे का बी से, पहले का संबंध ए से, दूसरे का संबंध बी से, पहले का संबंध ए से, दूसरे का संबंध बी से, 4 का संबंध ए से, 5 का संबंध बी से, 2 का संबंध ए से, 11 का संबंध बी से। मतलब ये एक दूसरे के साथ में संबंधित है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी युग्म लिखा हुआ है इसका मतलब उनके मध्य संबंध तो होगा ही, मतलब एफ है वो ए से बी में एक संबंध है, संबंध तो है, युग्म दिया है मतलब संबंध तो हो गई, आपस में एक्स और वाई के मान दिए, प्रांत और परिसर लिखे हैं, मतलब उनमें संबंध तो हो गई। अब अगला चेक करना है क्या फलन है, दूसरे कहा है ए से बी में एक फलन है। अब फलन कब होता है, जब एक प्रांत का एक ही परिसर हो, एक बिंब का केवल एक ही प्रतिबिंब बने। अगर एक से ज्यादा प्रतिबिंब बन गए तो वो फलन नहीं होता। अगर
ए से बी में जब हम जाएंगे, ए से बी में जब जाएंगे तो हमारे पास जो एफ का मान दिया हुआ है उसके अंदर अगर एक बीम का केवल एक ही प्रतिबिंब बन रहा है तो हम कहेंगे कि वो फलन है, नहीं तो फलन नहीं है। जैसे 1 का प्रतिबिंब 5, 2 का प्रतिबिंब 9, 3 का प्रतिबिंब 1, 4 का प्रतिबिंब 5 और 2 का प्रतिबिंब 11। देखना 2 का प्रतिबिंब 11 भी आ रहा है, 2 का प्रतिबिंब 9 भी आ रहा है। मतलब 2 के कितने प्रतिबिंब है हमारे पास? 2 प्रतिबिंब है, 2 का प्रतिबिंब 9 भी है, 2 का प्रतिबिंब 11 भी है। इसका मतलब ये फलन तो नहीं होगा। किस प्रकार से दिखाई इसे? कहा है 1 5, 1 5। ए से बी में फलन चेक करना है तो ए का मान है हमारे पास 1 2 3 4। ए से बी में चेक करना है, ए से बी, और बी का मान दिया है 1 5 9 11 15 और 16। अब कहा है 1 का संबंध 5 से है, 1 का संबंध 5 से है, 2 का संबंध 9 से है, 2 का संबंध 9 से है, 3 का संबंध 1 से है, 3 का संबंध 1 से है, और 4 का संबंध 5 से है, 4 का संबंध 5 से है, और 2 का संबंध 11 से है, 2 का संबंध 11 से भी है। देखना यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब 5 एक ही है, 3 का प्रतिबिंब 1 एक ही है, 4 का प्रतिबिंब 5 एक ही है, लेकिन 2 के प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 9 भी है, 2 का प्रतिबिंब 11 भी है। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि वह संबंध फलन नहीं है, क्योंकि एक बिंब का केवल एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो कहेंगे संबंध फलन नहीं है, संबंध फलन नहीं है। कारण क्योंकि 2 के दो प्रतिबिंब 9 व 11 है। संबंध फलन नहीं है क्योंकि 2 के 2 प्रतिबिंब है 9 व 11, अतः यह संबंध फलन नहीं होगा। संबंध फलन कब होता है? जब एक बीम का केवल एक ही प्रतिबिंब हो। अगर एक बीम का एक से ज्यादा प्रतिबिंब आ गया तो वह संबंध फलन नहीं होता, अतः यह संबंध फलन नहीं है। सवाल नंबर 11, मान लीजिए कि f बराबर दिया हुआ है ab a प्लस बी सच दैट ab बिलोंग्स टू z द्वारा परिभाषित z इंटू जेड का एक उप समुच्चय है। क्या f z से z में एक फलन है? अब फलन है मतलब फलन कब होगा? जब एक बीम का एक प्रतिबिंब बने। अगर कोई ऐसी कंडीशन है इस फलन के लिए कि एक बीम के एक से ज़्यादा प्रतिबिंब आ जाए तो हम कहेंगे कि वो संबंध फलन नहीं है। जैसे हमारे पास f बराबर दिया हुआ है ए बी ए प्लस बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। ए बी के मान हमें पूर्णांक से लेने हैं। ए बी के मान क्या लेने हैं? पूर्णांक से लेने हैं। और उसके लिए जो x का मान होगा वो ए बी के रूप में लिखा जाएगा। x का मान किस में लिखा जाएगा? ए बी के रूप में। और जो y का मान है वो a प्लस बी के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ से अगर हम a और b सिलेक्ट करें, a और b के कुछ उदाहरण लें, जैसे हमने लिया, यहाँ पर अपनी समझ लेते हैं कि a बराबर हमने लिया 1 और b बराबर लिया 2। तो यहाँ से इसके जो प्रांत और परिसर होंगे, जो x और y के मान होंगे, वो किस प्रकार से लिखेंगे? पहला ए बी के रूप में लिखना है तो हो जाएगा 1 गुणा 2, और दूसरा लिखना है a प्लस बी मतलब 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 और 3। क्या हो जाएगा? 2 और 3। यहाँ से प्रांत 2 परिसर 3, 2 बिंब 3 क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब। इसी प्रकार से कुछ और भी उदाहरण ले सकते हैं। हमें चेक करना है ये फलन है या नहीं, मतलब एक बिंब का केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है या कुछ ज़्यादा बनते हैं। जैसे हमने लिया a बराबर 0 b बराबर 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 इंटू 1 और 0 प्लस 1,
ये हो गया 0 और ये 1। उसी प्रकार से मैंने लिया a बराबर 0 और b बराबर 2, तो ये हो गया 0 गुणा 2 और ये हुआ 0 प्लस 2, ये 0 और ये 2। इसका मतलब 0 का जो प्रतिबिंब है वो 1 बन रहा है और 0 का प्रतिबिंब 2 बन रहा है। ये तो एक बिंब के एक से ज़्यादा प्रतिबिंब आ गए, मतलब यह है संबंध वो फलन नहीं होगा। किस प्रकार से लिखे इसे? लिखना है हमारे पास जो बिंदु होगा वो किस रूप में आएगा? ए बी और ए प्लस बी के रूप में। तो लिखेंगे माना ए बराबर 0 बी बराबर 1, तब ए बी ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 0 गुणा 1 और 0 प्लस 1, तो ये आएगा 0,1। अगला लिखे ए बराबर 0 बी बराबर 2, तो ए बी ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा? 0 गुणा 2 और 0 प्लस 2, तो यह आया हमारे पास 0 और 2। यहाँ से पता चल रहा है कि 0 का जो प्रतिबिंब है वो 1 भी बन रहा है, 0 का प्रतिबिंब 2 भी बन रहा है, अतः यह संबंध फलन नहीं होगा। क्या कहेंगे? बिंब 0 के दो प्रतिबिंब 1 व 2 है, अतः यह संबंध फलन नहीं है, अतः यह संबंध फलन नहीं है। इस प्रकार से आप कोई अलग भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अगर हम ले और उदाहरण ले, जैसे a बराबर 8 और b बराबर 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a गुणा b, a गुणा b गुणा करेंगे तो 8 आएगा और जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अगर मैं लेता हूं a बराबर 4 b बराबर भी 4, a बराबर 4 ले, b बराबर 2 ले, तो 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6, मतलब 8 का प्रतिबिंब 9 भी बन रहा है, 8 का प्रतिबिंब 6 भी बन रहा है। इसका मतलब एक बिंब है और प्रतिबिंब क्या है? 4 था। इसका मतलब यह संबंध फलन नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप दूसरे उदाहरण भी दे सकते हैं। तो हमने 0 का उदाहरण लिया क्योंकि सबसे बेस्ट रहता है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो संबंध है हमारे पास वो फलन नहीं होगा, क्योंकि एक बिंब के हैं, एक से ज्यादा प्रतिबिंब आ रहे हैं, अतः संबंध फलन नहीं है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, मान लीजिए a बराबर है 9, 10, 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12, 13 और कहा है f सच दैट a से n में रिलेशन है। a से n में क्या है? रिलेशन, और जो रिलेशन है एफ एन बराबर दिया है, एन का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है, एफ का परिसर ज्ञात कीजिए। मतलब रिलेशन हमें दिखाना है ए से एन में, ए से किस में जाना है? एन में, यहाँ पर एन क्या है? नेचुरल नंबर, और ए हमें यहाँ पर दिया हुआ है। देखना अगर इसका हम डायग्राम बनाने जाएं, ए से एन में जाना है, ए से एन में, तो ए की जगह कितना लिखेंगे? 9, 10, 11, 12, 13 और एन बराबर क्या दिया है? एन का महत्तम अभाज्य गुणक, एन का महत्तम अभाज्य गुणक,
अब कहा गया है जो संख्या है वो अपने पास है 9, 10, 11, 12 और 13। 9 का महत्तम अभाज्य गुणक, 10 का महत्तम अभाज्य गुणक 11, 12, 13। इन सभी के जो महत्तम अभाज्य गुणक होंगे वो इस n के अंदर मौजूद होंगे। मतलब इन सभी का महत्तम अभाज्य गुणक हमें यहाँ पर लिखना है। 9 का लिखना है, 10 का लिखना है, 11 का, 12 का और 13 का। अब 9 का महत्तम अभाज्य गुणक क्या हो जाएगा? 9 के अगर गुणा करने जाए तो क्या बनेगा? 3 गुणा 3, मतलब महत्तम क्या हो जाएगा? 3। 10 के अगर गुणा करने जाए तो होगा 2 गुणा 5, तो महत्तम अभाज्य गुणक हो जाएगा 5। 11 तो कोई अभाज्य संख्या है, इसका हो जाएगा 11। 12 के करने जाए तो 2 × 2 × 3, तो इसका भी महत्तम अभाज्य गुणक 3। और 13 के अभाज्य गुणक करने जाए तो 13। मतलब n के अंदर हमें ये वाले मान शामिल करने हैं। n का मतलब तो नेचुरल नंबर होगा, वो तो बहुत सारे होंगे, उसके अंदर से हमें कौन कौन से लेने हैं? 3, 5, 11, 3 और 13। 3, 5, 11, 3, 13। वैसे 3 हमें 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। 3 को केवल 1 बार लिखे तो भी चलेगा। क्या हो जाएगा? 3, 5, 11, 13। 9 का महत्तम अभाज्य गुणक 3 है, मतलब इसका संबंध a से है, इसका संबंध n से है। a से n में हमें क्या बताना है? रिलेशन। मतलब 9 का रिलेशन किससे है? 3 से। 10 का रिलेशन 5 से। 11 का रिलेशन 11 से। 12 का रिलेशन 3 से। और 13 का रिलेशन 13 से। तो 9 का रिलेशन किससे दर्शाएंगे? 3 से। 10 का रिलेशन 5 से। 11 का रिलेशन 11 से। 12 का रिलेशन 3 से। और 13 का रिलेशन 13 से। कहा है f का परिसर ज्ञात करना है। f का क्या ज्ञात करना है? परिसर। मतलब ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है, ये प्रांत है, और ये क्या है? परिसर। तो यहां से अगर हम परिसर लिखें, यहां से क्या लिखे? परिसर। तो परिसर अपने पास आएगा 3, 5, 11, 13। ये आएगा हमारे पास परिसर। मतलब हमारे पास a दिया था 9, 10, 11, 12, 13, और कहा था a से n में संबंध है, और जो fn बराबर दिया है n का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित फलन। मतलब जो भी हमारे पास a दिया था इन सभी का महत्तम अभाज्य गुणक लिखना था, और महत्तम अभाज्य गुणक 9 का आता है 3, 10 का 5, 11 का 11, 12 का 3, 13 का 13। तो a से n में रिलेशन लिखा तो 9 का संबंध 3 से, 10 का 5 से, 11 का 11 से, 12 का 3 से, 13 का 13 से। हमें परिसर लिखना था, तो जो भी हमारे पास प्रतिबिंब आए हैं वो हमारे पास क्या है? परिसर। तो परिसर आया 3, 5, 11 और 13। इसके साथ ही अपनी ये जो एक्सरसाइज थी मिसलेनियस वो यहीं पर समाप्त होती है। हमारा जो चैप्टर था संबंध तथा फलन, उसका हमने पूरा अध्ययन कर लिया है। उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आज हमने कंप्लीट कर ली। अब अगली क्लास जब हम लेके आएंगे तो उसके अंदर हम रैखिक असमीका तथा त्रिकोणमिति फलन का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल अरावली पाठशाला को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।